हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर एग्री ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम टेस्ट सीरीज 3 नंबर की स्टार्ट करेंगे। जो तीसरी टेस्ट सीरीज है वो आज स्टार्ट करेंगे हम। तो दोस्तों एक बार जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ आकर जुड़े और टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। और दोस्तों जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी टेस्ट सीरीज। हाँ, अब आ जाए, हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज पर आ जाए सभी वापस। जो भी लिंक शेयर करने गए थे वो भी आ जाए और एक बार लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय सजीवों में 70S प्रकार के राइबोसोम कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? बहुकोशिकीय कोशिका होती है सजीवों के अंदर, उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। वो किस में पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या फिर अंतःपर्दवीय जालिका ER में। बहुकोशिकीय सजीवों में 70S प्रकार के राइबोसोम कितने होते हैं? राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 80S और एक होते हैं 70S। जिसमें से 70S का पूछ रहा है कि 70S है जो किस में पाया जाता है? 70S किस में पाया जाता है? तो दोस्तों जो बहुकोशिकीय सजीव कोशिका होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S और 80S। नेक्स्ट क्वेश्चन, mRNA का कई राइबोसोम से जुड़ना कहलाता है? पॉलीसोम, इनफॉर्मोसोम, दोनों या फिर कोई नहीं? पॉलीसोम, इनफॉर्मोसोम, दोनों या फिर कोई नहीं? mRNA का कई राइबोसोम से जुड़ना, जब mRNA एक होता है और वो कई राइबोसोम से अलग अलग जुड़ता है, या ऐसे मान लो कि एक mRNA होता है उस पर कई राइबोसोम जुड़ते हैं, तो उस जो जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जो जुड़ने के बाद संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिसने भी आंसर ए दिया है, आंसर ए पॉलीसोम, उसका राइट आंसर है। जो mRNA के कई राइबोसोम जुड़ता है तो उन्हें हमें कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं? पॉलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? अब यह खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका होती है, यह किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? सतह पर वोल्यूटिन के कारण, सतह पर राइबोसोम के कारण, सतह पर लाइसोसोम के कारण, सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें, A, B, C या D, A, B, C या D। तो जो हमारी RER होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो क्या होती है? उस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाने के कारण ये खुरदरी होती है, क्योंकि राइबोसोम किसी प्रकार का श्रवण नहीं करता है। यदि किसी श्रवण नहीं करेगा चिकने पदार्थ का तो वो चिकनी नहीं होगी, इसलिए वो होता है SER होती है, उसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए वो चिकनी होती है। बल्कि यहाँ पर क्या होता है, रफ के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, इसका राइबोसोम पाए जाने के कारण यहाँ पर ये खुरदरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ किसके क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त हुई रहती है? जो राइबोसोम की 2 उप इकाई होती है, जैसे 70S है 70S, तो 70S की एक इकाई ये, एक इकाई ये और एक इकाई ये किसकी क्रांतिक आयन स्तर पर संयुक्त रहती हैं? कॉपर की, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की या फिर कैल्शियम की? A, B, C या D?
जल्दी से आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखे, कौन सा राइट होगा, ए बी सी या डी। जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की दो उप इकाई होती है, वो किसी क्रांतिक अवस्था या क्रांतिक स्तर पर जुड़ी रहती है, तो वो रहती है हमारी Mg यानी मैग्नीशियम। किसकी अवस्था मतलब किसकी स्तर, कौन सा आयन होता है जो जोड़े रखता है, तो वो जोड़े रखता है Mg। कौन सा, Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एक क्रांतिक स्तर पर ये दोनों राइबोसोम की इकाइयाँ होती है जो जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कोशिका जो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाता है। वह कोशिकांग, यहाँ पर क्या है, कोशिकांग जो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाता है। याद करो, देखो शायद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन किया था कि तर्कु तंतु का निर्माण कौन से कोशिकांग से होता है या किस से होता है, तो गोल्जी काई, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से आंसर दीजिए, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। वह कोशिकांग जो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाता है, कौन सा कोशिकांग है जो तर्कु तंतु का निर्माण करता है। जी दोस्तों, जिसने आंसर दिया सी ऑप्शन, जिसने आंसर दिया है सी ऑप्शन, सेंट्रियोल। क्या, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मतलब होता है केंद्रिका, इसका हिंदी में नाम देखे तो क्या होता है, केंद्रिका। तो दोस्तों केंद्रिका क्या करती है, केंद्रिका से जब विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण होता है, और यहाँ पर भी यही पूछा है कि विभाजन के समय तर्कु तंतु कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। कौन बनाता है, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कौन सा कोशिकांग है, गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या फिर राइबोसोम। केवल और केवल पादप कोशिका का पूछ रहा, केवल और केवल पादप कोशिका। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिसने आंसर दिया है सी ऑप्शन, जिसने ऑप्शन दिया है सी आंसर के तौर पर, जिसने ऑप्शन सी दिया उसका राइट आंसर है, क्योंकि जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, लवक। क्या पाया जाता है, लवक। लवक होता है जो कहाँ पाया जाता है, ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है। हालांकि गोल्जी काई है, माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम है, ये जंतु कोशिका, हमारी कोशिका होती है जो उसमें भी पाए जाते हैं। और ये लवक होता है वो ओनली कहाँ पाया जाता है, पादप की कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ऑक्सीसोम में पाए जाने वाले एंजाइम है। पर ऑक्सीसोम में पाए जाने वाले एंजाइम है हाइड्रोलाइजेज, ऑक्सीडेज, कैटेलेज, बी एंड सी बोथ यानी दोनों। जल्दी से आंसर कीजिए, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए। पर ऑक्सीसोम में पाए जाने वाले एंजाइम है हाइड्रोलाइजेज, ऑक्सीडेज, कैटेलेज या फिर बी एंड सी दोनों, बी एंड सी दोनों। दोस्तों जिसने आंसर दिया है डी ऑप्शन, बी एंड सी दोनों, उनका सही है। ऑक्सीडेज और कैटेलेज जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हमारे पेरोक्सिसोम। और पेरोक्सिसोम स्वयं कहाँ पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये ऑक्सीडेशन का कार्य करते हैं। तो इसमें फिर ऑक्सीडेशन के कार्य करने के बाद में यहाँ से एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और जो हाइड्रोलाइजेज एंजाइम है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आत्मघाती थैली में। अब आत्मघाती थैली कौन सी है, ये आप चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आत्मघाती थैली कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। एक्सरे मतलब एक्स किरण विवर्तन द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी, अपकेंद्रीकरण या फिर सभी द्वारा। तो कोशिका के विभिन्न कोशिका होती है, कोशिका के विभिन्न कोशिकांग होते हैं, उनको किस टाइप है जो किस प्रकार हम पृथक करेंगे, अलग करेंगे, ए बी सी या डी। जल्दी से आंसर कीजिए चैट बॉक्स में, ए बी सी या डी। और जो भी नए आए हैं
वो एक बार लाइक कर दें, और चैनल पर भी फर्स्ट बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो जो कोशिका के विभिन्न कोशिकांग होते हैं उनको पृथक करने के लिए क्या काम में लेते हैं, उनके लिए लेते हैं सी ऑप्शन काम में। सी ऑप्शन काम में नहीं लेते हैं, अपकेंद्रीकरण काम में लेते हैं। अपकेंद्रीकरण को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण क्रिया करके कोशिकांग होते हैं उनको पृथक किया जाता है। और एक्सरे विवर्तन से आपको पता ही होगा, जब मानव में हड्डी क्रैक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है या उसके टूटने की जो संभावना होती है वो व्यक्त की जाती है, इसलिए एक्सरे विवर्तन करवाया जाता है, जिससे क्या पता चल जाता है। इसमें जो कठोर भाग होता है उससे एक्सरे पार या आर पार नहीं हो सकती, और जो हमारी चमड़ी है और चमड़ी के अंदर जितना भी मांस होता है उससे एक्सरे किरण आगे ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए जो कठोर भाग होता है हमारी हड्डी वो उसका एक्सरे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादप कोशिका में तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है। पादप कोशिका में तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा कोशिकांग किस में पूछ रहा है, पादप कोशिका में। जल्दी से आंसर दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, लवक या फिर केंद्रिका। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, लवक या फिर केंद्रिका। पादप कोशिका में तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा कोशिकांग किस में पूछ रहा है, पादप कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, लवक, केंद्रिका। जिसने भी दोस्तों ऑप्शन दिया है सी लवक, क्या होगा, लवक होगा। जो सबसे बड़ा कोशिकांग होगा वो क्या होगा, लवक होगा। लवक के अंदर थैलेकोइड और अनेक संरचना पाई जाती हैं, इस कारण जो पादप कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग होगा वो होगा लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग की परासंरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि है। जो कोशिकांग की परासंरचना उसको ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, ऑटो रेडियोग्राफी, विच्छेदन, फेज कंट्रास्ट माइक्रोग्राफी या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या स्कोप। तो कौन सी विधि द्वारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। ऑटो रेडियोग्राफी, विच्छेदन, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो दोस्तों जिसने भी आंसर दिया डी ऑप्शन, जिसने भी ए बी सी तीनों के अलावा डी ऑप्शन आंसर दिया है उसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, जो हमारी सेल्स होती है, कोशिका होती है, उनकी जो अंदर बहुत गहरी परासंरचना अल्ट्रा मतलब छोटी से छोटी क्या चीज़ है उसको देख सकते हैं हम। किससे देख सकते हैं, किसकी सहायता से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यदि आपको पूछ ले कि खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी नॉर्वे रस्का ने। किसने की थी, नॉर्वे रस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिस्टोन है, हिस्टोन क्या है, अम्लीय प्रोटीन है, क्षारीय प्रोटीन है, म्यूकोप्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन। ए बी सी या डी। हिस्टोन क्या है, हिस्टोन क्या है, अम्लीय प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। दोस्तों जिसने आंसर दिया है ए उसका गलत है, और जिसने ऑप्शन दिया है बी क्षारीय प्रोटीन, जिसने आंसर दिया है बी क्षारीय प्रोटीन, तो उसका आंसर राइट है। तो दोस्तों जो हिस्टोन होती है वो क्या होती है, सभी क्षारीय प्रोटीन होती है। हिस्टोन क्या होती है, क्षारीय प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया, बाहरी झिल्ली के अलावा, मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया पर बाहरी झिल्ली होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोम या फिर कॉन्ड्रियोल या फिर माइकोप्लास्ट या फिर कॉन्ड्रियोइड। तो क्या कहेंगे बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को, जल्दी से आंसर करें।
जल्दी से आंसर करें। दोस्तों जिसने ऑप्शन ए दिया है उसका भी गलत है, जिसने बी दिया है उसका भी गलत है, जिसने डी दिया है उसका सही है। जिसने डी दिया है उसका सही है। जो बाहरी झिल्ली नहीं होती है जब माइटोकॉन्ड्रिया पर, जब बाहरी झिल्ली एब्सेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया पर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉन्ड्रियोइड। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोइड। कॉन्ड्रियोइड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वांटासोम में होते हैं 200 क्लोरोफिल अणु, 250 क्लोरोफिल अणु, 300 क्लोरोफिल अणु या फिर 400 क्लोरोफिल अणु। जल्दी से आंसर दीजिए। एक क्वांटासोम में होते हैं, एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल अणु होंगे? एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल अणु होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए जल्दी से। जिसने भी आंसर दिया है बी ऑप्शन, जिसने भी आंसर दिया है बी ऑप्शन उसका राइट है। जो एक क्वांटासोम होते हैं उसमें कितना होता है? 250, सॉरी यहाँ पर 250 नहीं होगा, यहाँ पर होंगे 230 क्लोरोफिल अणु। कितने होंगे? 230 क्लोरोफिल अणु। एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल अणु होंगे? तो 230। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है? एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है? क्रिस्टी, F1 कण, मैट्रिक्स या फिर बाह्य झिल्ली। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एटीपी का उत्पादन कहाँ पर होता है? एटीपी का उत्पादन कहाँ पर होता है? जब कैटेलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? तो परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? दो, ऑक्सीडेज और कैटेलेज। तो यहाँ पर एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है? तो वो होगा F1 कण। किस में होगा? F1 कण में। जिसने आंसर दिया है बी ऑप्शन दिया है F1 कण, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का निर्माण होगा कहाँ पर होगा? F1 कण में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा संश्लेषण का केंद्रक है। वसा संश्लेषण जो फैट होती है, फैट सिंथेसिस कहाँ पर होती है? चिकनी अंतःपरिधीय जालिका यानी SER, समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर RER, खुरदरी अंतःपरिधीय जालिका या फिर मुक्त राइबोसोम या फिर गोल्जी इकाई। अब वसा संश्लेषण का केंद्र कौन सा है? किस में जो वसा संश्लेषण होगा? फैट का सिंथेसिस होगी। फैट तो वसा कहाँ बनेगी? जिसने भी ऑप्शन ए दिया है, जिसने भी ऑप्शन ए दिया है, चिकनी अंतःपरिधीय जालिका। जो वसा होती है वो भी क्या होती है? चिकनी होती है। चिकनी होती है इसका मतलब खुरदरी अंतःपरिधीय जालिका पर क्या पाया जाता है? पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है। इससे क्या राइबोसोम के कारण ये खुरदरी होती है। हमें पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी आया था कि खुरदरी किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? राइबोसोम के पाए जाने के कारण होती है। तो जब यह खुरदरी होती है तो राइबोसोम और खुरदरी अंतःपरिधीय जालिका दोनों कट गए ऑप्शन। फिर दो ऑप्शन रहे, तो इसमें से सीधा सीधा दिमाग लगाने की बात भी नहीं है, सीधा पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए कि वसा भी क्या होती है? चिकनी होती है। और कहाँ पर होती है? तो चिकनी अंतःपरिधीय जालिका पर पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? राइबोसोम और अंतःपरिधीय जालिका होती है वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? छोटी इकाई द्वारा, बड़ी इकाई द्वारा, छोटी या बड़ी इकाई या दोनों इकाई? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। राइबोसोम होते हैं वो ER से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? राइबोसोम ER से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? दोस्तों जिसने भी आंसर दिया है सी ऑप्शन उनका गलत है, और जिसने भी ऑप्शन डी आंसर दिया है दोनों इकाई। जो राइबोसोम होता है वो ER, जब राइबोसोम से ER जुड़ती है, यह राइबोसोम होता है, इनसे ER दोनों से जुड़ सकती है, 70S से और 80S से, तो दोनों से जुड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइलेकोइड की खोज किसने की?
थाइलेकोइड की खोज किसने की? नेगेली ने, मैनिक ने, ब्राउन ने या फिर अरस्तु ने? थाइलेकोइड की खोज किसने की? थाइलेकोइड की खोज किसने की? तो दोस्तों जिसने भी बी आंसर दिया उसका सही है, और जिसने नहीं दिया है तो कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है, वो अब पढ़ लें। जो मैंके, मैंकी या मैंके, हिंदी में नाम लिखा आएगा तो मैंके आएगा या मैंकी, दोनों नाम ही सही होंगे। और MANKE, मैंकी, मैंके या मैंकी। तो इसने जो थाइलेकोइड की खोज की थी, तो किसने की थाइलेकोइड की खोज? मैंकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में स्त्रावण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम, स्पिरोसोम, गोल्जी काय या फिर राइबोसोम? जो स्त्रावण का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रावण का कार्य, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें। कोशिका में स्त्रावण का कार्य कौन करेगा? राइबोसोम, गोल्जी काय, स्पिरोसोम, लाइसोसोम? दोस्तों जिसने भी आंसर दिया है सी ऑप्शन, जिसने भी ऑप्शन दिया है सी, उसका राइट ऑप्शन है। जो गोल्जी काय होता है वो क्या करता है? श्रवण का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका पट्टिका, सेल प्लेट का निर्माण करना, तर्कुतंतु बनाना, या क्रोमेटिन धागे का सिकुड़ाना, या फिर केंद्रक झिल्ली को लुप्त करना? अब कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होगा? जल्दी से आंसर लिखें, क्या होगा आंसर इसका? तो जो गोल्जी काय होता है दोस्तों वो कोशिका विभाजन के समय क्या करता है? कोशिका पट्टिका, सेल प्लेट का निर्माण करता है। जो कोशिका पट होता है उसका निर्माण करता है। अब कोशिका पट का निर्माण कौन करता है? तो कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा। और कब करेगा? तो ये करेगा हमारे कोशिका विभाजन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर श्वसन एंजाइम के समूह कहलाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती हैं उस पर श्वसन एंजाइम के जो समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पिरोसोम, माइक्रोसोम, ऑक्सीसोम या फिर काइनेटोसोम? जल्दी से आंसर करें। जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है, जो फोल्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम नहीं अभी उपलब्ध होगा तो अगले टेस्ट सीरीज में बता देंगे कि किस प्रकार क्रिस्टी होती है। जब उस क्रिस्टी या स्ट्रिप फोल्ड होती है और इसके ऊपर F1 कण पाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? जिनमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन एंजाइम कौन सा? ऑक्सीडेज, श्वसन एंजाइम ऑक्सीडेज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, ऑक्सीसोम कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? ऑक्सीसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर श्वसन एंजाइम के समूह कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारा ऑक्सीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवकों में उपस्थित डीएनए में होता है, लवकों में जो उपस्थित डीएनए होता है उसमें क्या होता है? जैसे द्विसूत्री वर्ताकार होता है डीएनए, द्विसूत्री रेखाकार, या एक सूत्री रेखाकार, या एक सूत्री वर्ताकार? किस टाइप का डीएनए होगा? तो लवकों में जो उपस्थित डीएनए होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है द्विसूत्री वर्ताकार। क्या होता है? द्विसूत्री वर्ताकार होता है। लवकों में उपस्थित डीएनए में क्या होता है? द्विसूत्री वर्ताकार होता है। याद रख लेना ये सीधा सीधा द्विसूत्री वर्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोकॉर्डिया में उपस्थित डीएनए में होता है, सॉरी यहाँ पर इंट्रो नहीं, यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए में होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए में होता है केवल वर्ताकार डीएनए, केवल रेखाकार डीएनए, या एक ही कोशिकांग में दोनों वर्ताकार और रेखाकार प्रकार के होते हैं, या फिर विभिन्न कोशिकाओं में वर्ताकार अथवा रेखाकार? तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए कैसा होगा?
माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए में होता है वो कैसा होता है? केवल वर्ताकार होता है। कैसा होता है? केवल वर्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास होता है 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, 10 से 15 माइक्रोन, 0.5 से 2 माइक्रोन या 0.5 से 0.2 माइक्रोन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। और एक बार जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्दी से आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। जो माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास होगा, जिसने भी ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन, 0.5 से 2 माइक्रोन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास है कितना है? 0.5 से 0.5 से 2 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है केवल श्वसन क्रिया, केवल एमिनो अम्लों का संश्लेषण, केवल वसीय अम्लों का संश्लेषण या फिर सभी। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बताना यहाँ पर, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। इसमें तो लगा दो, इसमें तो राइट आंसर लगा ही दो। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है वो क्या है? श्वसन करना भी है और एमिनो अम्लों का संश्लेषण करना भी होता है और वसीय अम्लों का संश्लेषण भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सभी कार्य होंगे, क्या होंगे? इन ऑप्शन के अनुसार सभी कार्य होंगे। और यदि यहाँ पर ऑप्शन चेंज आता है तो वहाँ पर आपको जो याद है उसी के अनुसार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? गोल्जिकाय, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरिताणु, प्लास्टिड, हरिताणु, लवक। जो कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे? गोल्जिकाय को, केंद्रिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को या हरिताणु को? कोशिका का पावर हाउस, ए, बी, सी या डी। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें, ए, बी, सी या डी। तो जो दोस्तों हमारा पावर हाउस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःपरिधीय जालिका से राइबोसोम किसके द्वारा जुड़े होते हैं? अंतःपरिधीय जालिका से राइबोसोम किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो राइबोफोरिन्स द्वारा, फ्लूरोगलूसिनोल द्वारा या आरआरएनए द्वारा या टीआरआरएनए द्वारा। तो जल्दी से आंसर लिखे चैट बॉक्स में, ए, बी, सी या डी। जो हमारी अंतःपरिधीय जालिका होती है उससे राइबोसोम किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो जब पिछली बार पीछे क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि अंतःपरिधीय जालिका से राइबोसोम की इकाइयाँ कौन सी जुड़ सकती हैं? तो दोनों इकाइयों से राइबोसोम जुड़े होते हैं। यहाँ पर आया है कि अंतःपरिधीय जालिका से राइबोसोम किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो कौन से यहाँ पर कण पूछे हैं? तो यहाँ पर जिसने भी आंसर ए ऑप्शन दिया है उसका राइट ऑप्शन है और राइट आंसर है। तो जो अंतःपरिधीय जालिका होती है वो राइबोसोम से किसके द्वारा होती है जुड़ी? जो राइबोफोरिन कण होता है उन कणों द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है? केंद्रक के अतिरिक्त जो डीएनए किस में पाया जाता है? राइबोसोम में, गोल्जी उपकरण में या प्लाज्मा झिल्ली में या माइटोकॉन्ड्रिया में? किस में है जो केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है? केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है। तो दोस्तों जो केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता किस में पाया जाएगा? वो पाया जाएगा हमारा, जिसने भी डी ऑप्शन दिया राइट आंसर है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्र के अलावा जो अतिरिक्त डीएनए पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुरूपी
मॉर्फिक कोशिकांग हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है जो पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग कौन सा है? तो पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग से संबंध कौन रखता है? तो यहाँ पर रखता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है जो पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम, केंद्रक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या माइटोकॉन्ड्रिया? यह शायद पिछली टेस्ट सीरीज में भी आया होगा क्वेश्चन, शायद ही आया होगा या मेरे पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है उसमें एक्रोसोम का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? लाइसोसोम, केंद्रक, गोल्जी काई या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो दोस्तों जो एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है गोल्जी काई। गोल्जी काई से क्या होता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है शुक्राणु जनन की जब क्रिया होती है उस टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतःपर्दीय जालिका बनी होती है। अंतःपर्दीय जालिका किससे बनी होती है? केवल सिस्टर्नी से, केवल नलिकाओं से, केवल पुट्टिकाओं से या ऑल ऑफ दीज यानी सभी से? अंतःपर्दीय जालिका होती है वो किस किस से बनी होती है? अंतःपर्दीय जालिका में क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, पुट्टिका पाई जाती है। तो किससे बनी होगी अंतःपर्दीय जालिका जो किससे बनी होती है? तो दोस्तों यह बनी होती है, जिसने डी ऑप्शन दिया राइट आंसर है, सिस्टर्नी से, नलिका से और पुट्टिका से। इनमें जो तीनों ही पाई जाएगी, यह कहीं भी आ जाए, सिस्टर्नी, नलिका, पुट्टिका, यदि तीनों ऑप्शन आ जाए या तो एक ऑप्शन में तीनों आ जाएंगे या फिर तीनों ऑप्शन अलग अलग आ जाएंगे। चौथा पूछ लेगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और यदि ये तीनों एक ही ऑप्शन में आ जाए तो वही ऑप्शन, जैसे ए में तीनों आ गए तो वो एक ही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की अंत्यकला में वलन कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक कला, आंतरिक झिल्ली होती है उसके अंदर जो फोल्ड होते हैं, मैंने पीछे भी बताया था अभी, जो फोल्ड होते हैं वो वलन क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी, ग्रेना, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल या फिर सेलिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया की अंत्यकला में जो वलन होते हैं, फोल्ड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने। तो जो फोल्ड होते हैं उनको वलन को क्या कहेंगे हम? उन वलन को कहेंगे हम क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। और जब ये क्रिस्टी होती है इस पर F1 कण पाए जाते हैं। F1 उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम क्या करता है? ऑक्सीसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से? वो कैटेलेज और ऑक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भोजन होता है जिसको हमारी एटीपी में कौन परिवर्तित करता है? ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर सीधा मिल जाएगा आपको आंसर, थोड़ा यदि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो हाँ आंसर दीजिए। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर राइबोसोम? भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जो भोजन होता है उनको ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? पावर हाउस है। तो इसके पास जो कलेक्ट होकर भोजन से जो ऊर्जा होती है वो जाती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया पर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर, फिर वहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया से एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःपर्दीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम निम्न में से किया था? पोर्टर ने, अल्टमान ने या अल्टरमैन ने, वेल्टन ने या फोरमैन ने? तो जो ER शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ER शब्द का
उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? पोर्टर। क्या होगा? पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आकार में सबसे छोटा है? केंद्रक, लवक, स्पिरोसोम या फिर राइबोसोम? कौन सा कोशिकांग है जो सबसे छोटा है? कौन सा कोशिकांग होगा सबसे छोटा? जिसने भी आंसर दिया डी ऑप्शन, आंसर दिया है डी ऑप्शन, उनका राइट आंसर है सबसे छोटा कोशिकांग होगा जो कौन सा होगा? राइबोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। पेरोक्सिसोम, माइक्रोसोम, मिजोसोम या फिर स्पिरोसोम? यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी है जो हमारे अंदर उपस्थित है? वही यूकेरियोटिक कोशिका है। तो कौन सा कोशिकांग होगा उपस्थित होते हैं? पेरोक्सिसोम, माइक्रोसोम, मिजोसोम या फिर स्पिरोसोम? तो इसमें उपस्थित होंगे जो कौन से होंगे? मिजोसोम। कौन से होंगे? मिजोसोम। और जो पेरोक्सिसोम होंगे वो नहीं होंगे, माइक्रोसोम भी नहीं होंगे और स्पिरोसोम भी नहीं होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चन करेंगे अगली सीरीज में। तब तक धन्यवाद सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। दोस्तों एक बार चैनल को जो भी हैं देख रहे हैं एक बार लाइक करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने नए मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ें और जो टेस्ट सीरीज चल रही है उनका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों, सभी को थैंक यू।